नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं आयकर, और आयकर में हमने वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत जितने भी प्रावधान थे वो सारे प्रावधान पिछली क्लास तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जो है नया शीर्षक शुरू करेंगे। तो आय का दूसरा शीर्षक है मकान संपत्ति से आय। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति से आय, यहाँ पर मकान संपत्ति से आय से हमारा तात्पर्य है मकान संपत्ति से किराए की आय। किसी भी आय को मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होने के लिए जो है कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। करदाता की किसी आय को मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, और इन शर्तों को आय का क्षेत्र भी कहा जाता है। पहली शर्त है आय मकान अथवा मकान से लगी हुई भूमि से प्राप्त हो। शीर्षक का नाम है मकान संपत्ति से आय, तो जो आय है वो मकान से प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पर मकान में रहने का मकान, बंगला, फ्लैट्स, गोदाम, दुकान, कारखाना भवन, कार्यालय भवन सभी सम्मिलित किए जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का मकान हो, उस मकान से जो आय प्राप्त हुई है वह आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। अथवा मकान से लगी हुई भूमि से प्राप्त होनी चाहिए, अथवा जो आय है वह मकान से लगी हुई भूमि से प्राप्त होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये भूमि है और यहाँ पर मकान बना हुआ है, तो इस मकान को जब किराए पर दिया तो इस भूमि को भी साथ में किराए पर उठा दिया गया। तो इस भूमि से जो आय प्राप्त हो रही है, इस भूमि से जो किराए की आय प्राप्त हो रही है, वह आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि ये जो भूमि है, ये भूमि मकान से लगी हुई होनी चाहिए। अगर केवल भूमि को किराए पर दिया जाता है और उससे जो आय प्राप्त होती है वह आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगी। भूमि से जो आय प्राप्त हो रही है वह केवल उसी दशा में मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी जब उस भूमि को मकान के साथ साथ किराए पर उठाया गया हो। केवल भूमि से प्राप्त हुई आय अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। दूसरी शर्त है करदाता मकान का स्वामी होना चाहिए। जिस मकान संपत्ति से करदाता को आय हुई है उस मकान संपत्ति का उस करदाता को स्वामी होना चाहिए। अगर करदाता स्वामी नहीं है तो जो मकान संपत्ति से आय प्राप्त हुई है वह अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। तो करदाता को मकान का स्वामी होना आवश्यक है। अगर करदाता जो है किसी मकान को किराए पर लेता है और फिर दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे देता है और आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय फिर मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगी, क्योंकि उस करदाता की जो मकान संपत्ति है वह उसका मालिक नहीं है। तो उसको स्वामी होना चाहिए, या फिर जो करदाता है वो माना गया स्वामी हो। माने गए स्वामी के संबंध में हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तीसरी कंडीशन है करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार अथवा पेशे के लिए ना करे। हो सकता है कि जो करदाता का मकान है उस मकान का प्रयोग वह अपने व्यापार अथवा पेशे को चलाने के लिए करे। मान लीजिए करदाता का मकान है और इस मकान का प्रयोग
वह अपने स्वयं के व्यापार अथवा पेशे के लिए कर रहा है, यहाँ पर जो है अपना व्यापार या पेशा चला रहा है। तो इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। स्वयं के मकान का प्रयोग स्वयं के मकान में चलाए गए व्यापार या पेशे की आय कर योग्य हो। करदाता का मकान है और करदाता इस मकान में अपना व्यवसाय चला रहा है या फिर अपने पेशे से संबंधित इस मकान में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ पैदा हो सकती है कि जो स्वयं के मकान में वो व्यापार अथवा पेशा जो चला रहा है उससे जो उसको आय प्राप्त हो रही है वो आय कर योग्य हो, और दूसरी स्थिति स्वयं के मकान में चलाए गए व्यापार अथवा पेशे की आय कर मुक्त हो। तो अगर स्वयं के मकान में चलाए गए व्यापार या पेशे की आय कर योग्य है, तब तो ऐसा माना जाएगा कि ये जो करदाता का मकान है ये उसके व्यवसाय के प्रयोग में आ रहा है। इस मकान से किसी भी प्रकार का किराया प्राप्त नहीं हो रहा, इस मकान से कोई भी ऐसी आय प्राप्त नहीं हो रही जिसको मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य किया जा सके, अगर इस मकान में चलाए गए व्यापार अथवा पेशे की आय कर योग्य हो तो। लेकिन अगर करदाता ऐसा कोई व्यापार कर रहा है या अपना ऐसा कोई पेशा चला रहा है जिसकी आय कर मुक्त हो, उस स्थिति में ऐसा माना जाएगा कि इस मकान से जो है प्राप्त हो सकने वाले किराए की आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दी जाएगी। अगर करदाता द्वारा कोई व्यापार अथवा पेशा चलाया जा रहा है स्वयं के मकान में और उस व्यापार अथवा पेशे की आय कर मुक्त है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कृषि जो है कृषि का व्यापार करता है और अपने जो मकान को कृषि से आय प्राप्त करने के लिए काम में ले रहा है, तो कृषि की आय कर मुक्त है। उस स्थिति में जब उसका व्यापार अथवा पेशे की आय कर मुक्त होगी, उस स्थिति में ऐसा माना जाएगा कि ये जो मकान है इससे प्राप्त हो सकने वाला किराया जो है मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दिया जाएगा। और मकान किराए की गणना के लिए कुछ नियम है जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब दूसरी स्थिति यहाँ भी ऐसी भी हो सकती है कि मान लीजिए कि करदाता जो है वो इस मकान का स्वयं के मकान का प्रयोग अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए नहीं कर रहा, लेकिन अपने व्यापार का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए करदाता कोई व्यापार चला रहा है और अपने व्यापार का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए वो इस मकान को अपने मकान को कर्मचारी को रहने के लिए दे, कर्मचारी को रहने के लिए दे, या फिर किसी बैंक, डाकघर, पुलिस स्टेशन आदि के लिए किराए पर दे दे। अपने मकान में अपना व्यापार नहीं चला रहा, लेकिन अपने व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसी कर्मचारी को ये मकान रहने के लिए दे दे, या फिर किसी बैंक, डाकघर, पुलिस स्टेशन आदि के लिए इस मकान को किराए पर दे दे। तो उस स्थिति में ऐसा माना जाएगा कि ये जो व्यापार है, ये जो मकान है, वो करदाता के व्यवसाय में प्रयोग हो रहा है। इस मकान से किसी प्रकार की अगर आय हो रही है तो वो मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होगी। तो अगर करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार अथवा पेशे के लिए कर रहा है, तो इस मकान से प्राप्त आय को मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं की जाएगी। केवल उसी स्थिति में कर योग्य की जाएगी जब करदाता द्वारा चलाए गए व्यापार अथवा पेशे की आय कर मुक्त हो। तो ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी होनी आवश्यक है। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत किसी आय को कर योग्य करने के लिए ये तीनों शर्तें पूरी करनी आवश्यक है। जो आय है वो मकान अथवा मकान से लगी हुई भूमि से प्राप्त हो, जो करदाता है वो मकान का स्वामी होना चाहिए, और करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार अथवा पेशे के लिए ना करें।
अब हमने बात की थी करदाता मकान का स्वामी होना चाहिए, तो यहाँ पर वास्तविक स्वामित्व के अलावा माना गया स्वामित्व भी यहाँ पर लागू होता है। करदाता हो सकता है कि मकान का माना गया स्वामी हो। तो माना गया स्वामी के संबंध में कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार जो स्वामित्व है वो माना गया स्वामित्व माना जाता है। डीम्ड ओनर कहलाता है। एक तो एक्चुअल ओनर वास्तविक स्वामी, एक माना गया स्वामी। तो माना गया स्वामी किन स्थितियों में होता है? अगर मकान का हस्तांतरण जीवन साथी को किया जाए, अगर करदाता अपने मकान का हस्तांतरण, मकान संपत्ति का हस्तांतरण बिना किसी उचित प्रतिफल के, बिना पर्याप्त प्रतिफल के या फिर बिना अलग रहने के समझौते के अपने मकान का हस्तांतरण अपने वैवाहिक जीवन साथी को कर देता है, तो उस स्थिति में जिस व्यक्ति ने मकान का हस्तांतरण किया है वही उस मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा, न कि जिसके पास मकान का जिसको हस्तांतरण किया है। यानी ए ने अगर अपने जीवन साथी बी को बिना पर्याप्त प्रतिफल के या फिर बिना अलग रहने के समझौते के मकान संपत्ति का हस्तांतरण किया है, अब मकान बी के पास है, बी के नाम से है, लेकिन अभी भी जो ए है वो मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मकान का हस्तांतरण अवयस्क पुत्र या पुत्री को किया जाए। अगर मकान का हस्तांतरण करदाता द्वारा अपने किसी अवयस्क पुत्र या पुत्री को कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में भी हस्तांतरण करने वाला ही मकान का स्वामी माना जाएगा। मान लीजिए बी जो है यहाँ पर अवयस्क पुत्र या पुत्री है ए के, और ए अगर मकान संपत्ति का हस्तांतरण बी को कर देता है बिना पर्याप्त प्रतिफल के, तो इस स्थिति में भी ए ही मकान का स्वामी माना जाएगा। तीसरा है विवादग्रस्त संपत्ति। अगर किसी संपत्ति को लेकर, किसी मकान संपत्ति को लेकर ए और बी दोनों के बीच में कोई विवाद चल रहा है, तो इस स्थिति में जो व्यक्ति इस मकान से किराया प्राप्त कर रहा है वो व्यक्ति मकान का स्वामी माना जाएगा। मान लीजिए ए और बी दोनों के बीच में इस मकान संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है कि कौन इस मकान का मालिक है, लेकिन जो मकान से आय प्राप्त हो रही है, जो किराया प्राप्त हो रहा है वो बी द्वारा वसूल किया जा रहा है, तो इस स्थिति में बी ही मकान का स्वामी माना जाएगा। 4 नंबर है अविभाज्य संपदा, अविभाज्य संपत्ति। हिंदू अविभाजित परिवार की जो पैतृक संपत्ति होती है उसको सदस्यों में बांटा नहीं जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। तो मान लीजिए कोई ऐसी मकान संपत्ति है जिसको सदस्यों में, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, तो उस स्थिति में मकान संपत्ति को जिस सदस्य के नाम कर दी जाती है तो उस स्थिति में मकान संपत्ति का धारक ही मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी 4 सदस्य हैं और ये जो पैतृक संपत्ति है ये अविभाज्य संपत्ति है, और इस अविभाज्य संपत्ति को डी के नाम कर दिया गया, डी को सौंप दिया गया, तो यहाँ पर डी जो इस मकान संपत्ति का धारक है, डी ही इस मकान संपत्ति का मालिक स्वामी माना जाएगा। यदि पंजीकरण नहीं हुआ है, यदि पंजीकरण नहीं हुआ हो, किसी व्यक्ति ने मकान संपत्ति खरीद ली, चाहे आंशिक प्रतिफल दिया हो या पूर्ण प्रतिफल चुका दिया हो, जितना मकान का मूल्य है अगर वो पूरा का पूरा चुकता कर दिया हो या आंशिक ही चुकाया हो, और उस मकान का पंजीकरण नहीं करवा रखा, उस मकान का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उस स्थिति में भी मकान खरीदने वाला ही मकान का स्वामी माना जाएगा। मान लीजिए कि ये जो मकान है ये बी का है और बी ने ए को बेच दिया, और इन दोनों के बीच में जो समझौता है वो लिखित रूप में हुआ, और बी ने उस समझौते पर, जो बी जो मकान का मालिक था उसने उस समझौते पर जो है हस्ताक्षर भी कर दिया। अब इस मकान का स्वामी ए माना जाएगा, चाहे ए ने इस मकान का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण नहीं करवाया हो। एक उदाहरण और लेते हैं। ऋण के लिए गिरवी रखा हुआ मकान,
मकान संपत्ति है, इसका मालिक जो है बी है, बी का मकान है। बी ने ए से लोन लिया और इस लोन के बदले, इस ऋण के बदले अपने मकान को ए के पास गिरवी रख दिया। हालांकि जो मकान है वो ए के पास गिरवी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी बी है जो इस मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जब स्वामी जो है, मकान का जो मालिक है वो डीम्ड ओनर होता है, माना गया स्वामी होता है। अब हमने बात की कि मकान संपत्ति से जो भी आय प्राप्त होती है, किराए की आय प्राप्त होती है, वो मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। अगर मकान विदेश में स्थित है तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मकान कहाँ पर स्थित है, भारत में स्थित है या विदेश में स्थित है। मकान से जो भी आय प्राप्त होती है करदाता को, वो आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। अगर करदाता ने विदेश में मकान से संबंधित कोई नगरपालिका कर या स्थानीय कर चुकाए हैं तो उन करों की कटौती भी मकान संपत्ति से आय में से, जो कर योग्य आय है उसमें से प्रदान की जाती है। अब कई बार जो किराया है वो मिश्रित किराया प्राप्त होता है। मकान संपत्ति से प्राप्त मिश्रित किराया। मिश्रित किराया से हमारा तात्पर्य है कि कई बार करदाता अपने मकान को किराए पर देता है और मकान के साथ साथ वो कुछ सुविधाएं भी किराए पर दे देता है, जैसे बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, अगर कोई चौकीदार है, माली है, इनकी सुविधाएं भी साथ में देता है। तो जो किराया प्राप्त होता है मकान के मालिक को, वो किराया मकान का किराया प्लस सुविधाओं का मूल्य। मकान का मालिक जो किराया वसूल करता है, जब सुविधाएं भी साथ में प्रदान कर देता है मकान के साथ, तो वो मकान का किराया वसूल करता है और सुविधाओं का मूल्य भी प्राप्त करता है। तो इन दोनों का जो किराया प्राप्त होता है वह मिश्रित किराया कहलाता है। सुविधाएं की हमने बात की, सुविधाएं हैं बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, चौकीदार की सुविधा आदि। तो इन दोनों के संबंध में जो किराया प्राप्त होता है वह मिश्रित किराया कहलाता है। अब यहाँ पर तीन स्थितियां पैदा हो सकती हैं कि पहली स्थिति, मकान एवं सुविधाओं का अलग अलग मूल्य तय हुआ हो। जब मकान मालिक ने मकान को किराए पर दिया तब किराएदार से मकान का और सुविधाओं का मूल्य अलग अलग तय हुआ हो। मान लीजिए मकान किराए पर दिया गया है, 7,000 रुपये मकान का मूल्य है और 3,000 रुपये सुविधाओं का मूल्य है, ऐसा किराए पर मकान देते समय तय हुआ हो। उस स्थिति में जो मकान का किराया है 7,000 रुपये, वो तो मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दिया जाएगा, और जो सुविधाओं का मूल्य प्राप्त हो रहा है 3,000 रुपये, वह करदाता के लिए अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। दूसरी स्थिति, जब मिश्रित किराया प्राप्त हो रहा है और मकान एवं सुविधाओं का मूल्य अलग अलग ज्ञात किया जा सके। जब मकान किराए पर दिया था तो मकान का और सुविधाओं का मूल्य अलग अलग तय नहीं हुआ। यही स्थिति लेते हैं तो मान लीजिए जब मकान किराए पर दिया तो मकान का मूल्य जो किराया है वो 10,000 रुपये तय हुआ, लेकिन यहां पर यह तय नहीं किया गया कि मकान का कितना किराया है और सुविधाओं का मूल्य क्या लिया जा रहा है। लेकिन मकान का और सुविधाओं का मूल्य अलग अलग ज्ञात किया जा सकता है। इस 10,000 में से यह ज्ञात किया जा सकता है कि मकान का किराया कितना है और सुविधाओं का मूल्य कितना है। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में भी जो मकान का किराया की राशि है वो मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दी जाएगी, और जो सुविधाओं के मूल्य की राशि है वो अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दी जाएगी। तीसरी स्थिति, जब मकान एवं सुविधाओं का मूल्य अलग अलग ज्ञात
नहीं किया जा सके। अगर मान लीजिए कि ये 10,000 जो मिश्रित किराए के रूप में करदाता को प्राप्त हो रहा है, इस 10,000 में से ये ज्ञात करना संभव नहीं हो कि मकान का कितना किराया है और सुविधाओं का मूल्य कितना है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में जो ये 10,000 रुपये का किराया है, जो 10,000 रुपये की आय है, वो पूरी की पूरी अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दी जाएगी। अगर इस 10,000 रुपये में से जो मिश्रित किराया प्राप्त हो रहा है, मकान किराए की राशि अलग ज्ञात करना संभव नहीं होता, उस स्थिति में पूरी की पूरी राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दी जाएगी। ऐसी राशि मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होती। तीसरी स्थिति में जो है, एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है कि जब मकान एवं सुविधाओं का मूल्य अलग अलग ज्ञात नहीं किया जा सके, अथवा सुविधाओं के बिना मकान को किराए पर देना संभव ना हो। दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि सुविधाओं के बिना मकान को किराए पर देना संभव नहीं हो। अगर मकान को किराए पर दिया जा रहा है तो साथ में सुविधाओं को भी किराए पर देना ही होगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई सिनेमा हॉल है, अगर उसको किराए पर दिया जा रहा है तो बिल्डिंग के साथ साथ जो वहां पर फर्नीचर है उसको भी किराए पर दिया जाएगा, और मकान है जो सिनेमा हॉल की जो बिल्डिंग है, हॉल है, उसके किराए के साथ साथ फर्नीचर का किराया भी वसूल किया जाएगा। दूसरा उदाहरण, जैसे मान लीजिए कोई कारखाना भवन है, अगर कारखाना भवन कोई फैक्ट्री अगर किराए पर दी जा रही है तो भवन के साथ साथ उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी रखी है वो भी किराए पर दिए जाएंगे। अगर प्लांट एंड मशीनरी किराए पर नहीं दिए जाएं तो फिर कारखाना भवन के किराए पर देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि सुविधाओं के बिना किसी मकान को किराए पर देना संभव नहीं हो और वहां पर उस मकान संपत्ति से कोई आय प्राप्त होती है जिसमें सुविधाओं का मूल्य भी सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में जो आय प्राप्त हो रही है उस आय को हम मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं करते, उस आय को हम अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य करते हैं। तो जो ये तीसरी कंडीशन है मिश्रित किराए के संबंध में, जब तीसरी स्थिति पैदा हो जाती है, जब मकान एवं सुविधाओं का मूल्य अलग अलग ज्ञात नहीं किया जा सके या फिर सुविधाओं के बिना मकान को किराए पर देना संभव नहीं हो, ऐसी स्थिति में जो आय प्राप्त हो रही है उस आय को मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं करते। ऐसी आय अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य की जाती है। वेस्टी और हिंदू अविभाजित परिवार, ये जो करदाता हैं, इनके लिए एक आवासीय मकान का मूल्य 0 होता है, यानी कि एक मकान इनके लिए करमुक्त होता है जिसमें ये लोग रहते हैं। इसकी डिटेल में चर्चा हम आगे करेंगे। अगर कोई करदाता मकान को किराए पर देने का व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, तो ऐसी आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होती। ऐसी आय फिर उसके व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दी जाती है। अगर कोई करदाता अपनी मकान संपत्ति के विक्रय से अगर कोई आय प्राप्त करता है, उस स्थिति में भी जो आय प्राप्त हुई है उसको मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं किया जाता। ऐसी आय की गणना पूंजीगत लाभों के शीर्षक में कर योग्य की जाती है। अब हम बात करेंगे कि आय की गणना किस प्रकार की जाती है। मकान संपत्ति से जो आय प्राप्त हुई है उस आय की गणना, कर योग्य आय की गणना किस प्रकार की जाएगी। मान लीजिए एक मकान है, तो आयकर के अंतर्गत किसी मकान का वार्षिक मूल्य देखा जाता है जिसको एनुअल वैल्यू कहते हैं। मकान का, किराए के मकान का, किराए के, अब जो यहां पर हम वार्षिक मूल्य की गणना की बात कर रहे हैं वो किराए के मकान के वार्षिक मूल्य की गणना की बात कर रहे हैं। किराए के मकान का वार्षिक मूल्य, यहां पर मकान का विक्रय मूल्य की गणना नहीं कर रहे, यहां पर मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कर रहे हैं कि इस मकान का वार्षिक मूल्य, यानी कि इस मकान का पूरे वर्ष भर का किराया कितना हो सकता है। तो जब मकान संपत्ति से आय की गणना करते हैं तो मकान के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं, और मकान के वार्षिक मूल्य में पहला अपेक्षित किराया, अपेक्षित किराया, इसको कहा जाता है एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड रेंट, यानी इस मकान से कितने किराए की साल भर में आशा की जा सकती है, कितनी अपेक्षा की जा सकती है। पहले तो हम अपेक्षित किराए की गणना करते हैं। अपेक्षित किराए की गणना, और दूसरी गणना हम करते हैं प्राप्त अथवा प्राप्य, यानी रेंट रिसीव्ड एंड और रिसीवेबल की गणना। वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए हम अपेक्षित किराए की गणना करते हैं और दूसरी हम गणना करते हैं प्राप्त अथवा प्राप्य किराए की गणना। और इन दोनों में से जो राशि अधिक होती है वही राशि मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य कहलाता है। पहले बात करेंगे अपेक्षित किराए की। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, अपेक्षित किराए की गणना करने के लिए हम देखते हैं कि मकान का नगर पालिका मूल्य कितना है। इसको कहा जाता है म्युनिसिपल वैल्यू। मकान की म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, मकान का नगरपालिका मूल्य क्या है, सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि मकान का नगरपालिका मूल्य इतना है। नगरपालिका कर वसूल करने के लिए जो उसके एरिया में, उसके क्षेत्र में, नगरपालिका क्षेत्र में जो भी मकान होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है नगरपालिका द्वारा। तो नगरपालिका कर वसूल करने के लिए नगरपालिका द्वारा जो भी मकान का मूल्य निर्धारित किया जाता है वह नगरपालिका मूल्य कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। दूसरा हम देखेंगे उचित किराया। उचित किराया को फेयर रेंट। फेयर रेंट का, उचित किराया का मतलब यह है कि आसपास के क्षेत्र में जिस एरिया में मकान बना हुआ है उस एरिया में उसी प्रकार के किसी दूसरे मकान का क्या किराया वसूल किया जाता है, ऐसे ही मकान का आसपास के क्षेत्र में कितना किराया वसूल किया जाता है वह उचित किराया कहलाता है। और यह उचित किराया भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो अपेक्षित किराए की गणना करने के लिए नगरपालिका मूल्य और जो उचित किराया है उन दोनों की तुलना की जाती है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो है इन दोनों की तुलना की जाएगी और इन दोनों में से जो अधिक होता है उसको हम विच एवर इज हायर, ए और बी। जो ए है म्युनिसिपल वैल्यू और जो बी है हमारा फेयर रेंट, इन दोनों में से जो भी अधिक होता है इसको हम एक बार मकान किराए की गणना के लिए, जो वार्षिक मूल्य की गणना के लिए लिख लेते हैं। इन दोनों में से जो अधिक होता है उस राशि को हम एक बार मकान के वार्षिक मूल्य की गणना, अपेक्षित किराए की गणना के लिए एक बार इसको ज्ञात कर लेते हैं, जो इन दोनों में से अधिक होता है। फिर जो इन दोनों में से ए और बी, इन दोनों में से जो हमने अधिक की राशि जो अधिक राशि है उसको हमने यहां पर लिखी है। फिर इसकी तुलना स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराया, स्टैंडर्ड रेंट से, मानक किराए से इसकी तुलना की जाती है। मानक किराया जो किराया नियंत्रण अधिनियम यानी कि सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में एक प्रमाप किराया निर्धारित कर दिया जाता है किराएदारों के शोषण को रोकने के लिए कि इस मानक किराया से अधिक किराया किसी भी क्षेत्र में नहीं लिया जाना चाहिए। यह किराया नियंत्रण अधिनियम के द्वारा तय किया जाता है। तो फिर जो सी है, जो नगरपालिका मूल्य और उचित किराया, उन दोनों में से जो भी अधिक है उसकी तुलना हम करते हैं मानक किराए से। अब जो सी और डी यानी जो नगरपालिका मूल्य और उचित किराए में से जो अधिक था उसकी तुलना हम करेंगे, सी की तुलना हम करेंगे डी से, मानक किराए से, स्टैंडर्ड रेंट से। और इन दोनों में से जो कम होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। विच एवर
विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से जो कम है C और D, इन दोनों में से जो कम है वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। यानी कि मानक किराए से अधिक किराया नहीं होना चाहिए। अपेक्षित किराया किसी भी दशा में मानक किराया से अधिक नहीं होना चाहिए। मानक किराया सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत। एक यहाँ छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू है किसी मकान की, वार्षिक म्युनिसिपल वैल्यू है 21,000 रुपये और जो उचित किराया है 20,000 रुपये। तो इन दोनों की हम तुलना करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट की हम तुलना करेंगे और इन दोनों में से जो अधिक होगा उस राशि को हम लिख लेंगे, वो राशि हमारे अपेक्षित किराए की गणना के लिए शामिल कर लेंगे। तो यहां पर इन दोनों में से 21,000 रुपये जो है वो हायर है, म्युनिसिपल वैल्यू अधिक है। अब इस 21,000 की तुलना हम करेंगे मानक किराए से और मान लीजिए कि इस किसी मकान का मानक किराया 15,000 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि अपेक्षित किराया 15,000 रुपये से किसी भी दिशा में अधिक नहीं हो सकता। तो हम इस 21,000 की और 15,000 की तुलना करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट की तुलना करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट से में जो अधिक है उस राशि की हम तुलना करेंगे मानक किराए से और इन दोनों में से जो कम होगा वो हमारा अपेक्षित किराया कहलाता है। तो यहां पर अपेक्षित किराया 15,000 रुपये है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।